ऋतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट के दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर है उसके लोकार्पण के लिए आगे जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर से अगर देखें तो आज अमूल्य निधियां प्रयागराज को मिल रही हैं। अक्षय वट के कॉरिडोर का लोकार्पण तो पूजन अर्चन साथ किया गया, औपचारिक रूप से अभी मंच से इसका लोकार्पण विश्वार्पण श्रद्धालुओं के लिए और लोगों के लिए किया जाएगा। और उसके साथ साथ हनुमान मंदिर, जो यहाँ का प्रयाग का सबसे ज्यादा श्रद्धा का स्थान है हनुमान मंदिर, वहां पर हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्षय वट के अलावा, हनुमान मंदिर कॉरिडोर के अलावा श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर जो है, तकरीबन 135 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, उसका लोकार्पण होगा। भरद्वाज आश्रम कॉरिडोर का निर्माण किया गया है बालसन चौराहे पर, ये 13-14 करोड़ रुपए से ज्यादा के लागत है, उसका लोकार्पण होगा। शिवालय पार्क के लिए 14 करोड़ रुपए दिया गया। श्रृंगेरपुर में भगवान श्री राम और निषाद राज की अभूतपूर्व प्रतिमा लगाई गई है, उसका भी लोकार्पण होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट पूजन अर्चन करने के बाद अब प्रस्थान कर रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। हनुमान मंदिर जो कि यहाँ पर प्रयागराज की महिमा ऋतु है कि यहाँ पर भगवान हनुमान लेटे हनुमान के रूप में हैं और ये बेहद श्रद्धा का केंद्र है, अगाध श्रद्धा का केंद्र है। त्रिवेणी में अगर स्नान करने के बाद लोग सबसे पहले सबसे सामीप्य में किसी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो लेटे हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और पूरी दुनिया को, पर्वत को भी शिखर पर अपनी उंगलियों पर उठाकर संजीवनी देने वाले भगवान श्री राम के पुत्र, माफ करिएगा, भाई लक्ष्मण को संजीवनी प्रदान करने वाले भगवान हनुमान यहाँ पर लेटे हनुमान के रूप में है। ये भी प्रयागराज की महिमा है कि भगवान यहाँ पर लेटे, हनुमान यहाँ पर लेटे हुए हैं। और हमेशा हर वर्षा ऋतु में माँ गंगा कहीं न कहीं हनुमान जी के चरणों को पखारने के लिए उस मंदिर के स्थल तक जाती है। तो इससे पहले जो हम चर्चा कर रहे थे अक्षय वट की, तो अक्षय वट की महिमा अनेक पुराणों में कही गई है। त्रिवेणी माधवम सुमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयाग तीर्थ नायकम। तीर्थराज प्रयाग में अक्षय वट की पूजा अर्चना की परंपरा शाश्वत निरंतर काल से रही है। पंचवटों की कल्पना की गई है। पंचवटों में अगर देखें तो पंचवटी में पंचवट है, गया में गया वट है जिसके नीचे बोधि प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, मथुरा में वंशी वट है, उज्जैन में सिद्ध वट है, प्रयागराज में अक्षय वट है। और अक्षय वट केवल शाश्वत सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, भगवान ऋषभनाथ ने भी इसके नीचे पूजा अर्चना की थी, तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उन्हें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अक्षय वट की अगर बात करें तो अक्षय वट वैज्ञानिक रूप से जो आकलन किया जाता है, आज से कम ईसा पूर्व 3250 वर्ष पूर्व यह पेड़ माना जाता है, वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज से लगभग 5274 वर्ष ज्यादा पुराना, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर में, तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर की जो भव्य स्वरूप की संरचना होनी है, चारों तरफ परकोटे बनाए गए हैं। परकोटे बनाने के अलावा जो निकास द्वार बनाए गए हैं, निकास द्वार आने के और जाने के अलग अलग उत्तरोत्तर विकसित किया गया है। समूचा मंदिर सीधा सपाट मंदिर हुआ करता था, गंगा स्नान करके लोग वहां पर सीधा मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब इसको चारों तरफ से भव्य गलियारे से चारों तरफ परकोटे का निर्माण करके इसको सुसज्जित किया गया है। आवागमन की सुविधाएं दी गई है, वहां पर यात्री ठहराव की सुविधा से ज्यादा यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। और निश्चित तौर से उस पूरे के पूरे जो विकास कार्य हुए हैं उनका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और किस तरीके से यह अगाध श्रद्धा का केंद्र भगवान आंजनेय पुत्र हनुमान का ये जो मंदिर था, यहाँ पर प्रयाग में रहने वाले हर एक व्यक्ति और प्रयाग पहुंचने वाले, महाकुंभ में पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिस तरीके से सुरक्षित वहां पर परकोटे नहीं थे, जिस तरीके से वहां पर यात्री सुविधाएं नहीं थी, उन सब का निर्माण किया गया है। और इसमें तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा की लागत खर्च की गई है राज्य सरकार द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी अवलोकन किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किला है, किला घाट एक नया घाट बनाया गया है, और जो अकबर का किला कहा जाता है, जिसमें अक्षय वट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पूजा अर्चना की है। इसी के अंदर सरस्वती कूप भी है, सरस्वती कूप का भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पातालपुरी मंदिर कहा जाता है। और अक्षय वट हमेशा लोगों के आक्रांताओं के भी निशाने पर रहा है, जो सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं उनके भी निशाने पर रहा है। 1000
1693 में खुलासत उत्वारीख में ये दर्ज किया गया है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि जहांगीर ने कहा कि अक्षयवट को काट दिया जाए। इस किले का निर्माण जब अकबर कर रहे थे तो उन्होंने अक्षयवट काटने का कोशिश की, लेकिन उसकी जड़ें, शाखाएं, उससे अनेक अनेक पल्लों और कोपले फूट पड़ी। और जो मूल अक्षयवट है वो पातालपुरी और सीता समाहित जो सीता कूप है उसके स्थान पर है, और उसका भी दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, सीता कूप का भी दर्शन करेंगे। अक्षयवट को औरंगजेब ने खुदवाया, जलाया, जड़ों में तेजाब तक डाला, लेकिन वो अक्षय स्वरूप में लगातार विद्यमान रहा। वो अक्षय स्वरूप आज भी बना हुआ है। वो कितने भी उस पर आघात किए गए, वो कहीं किसी भी तरीके से अक्षय नहीं हुआ। तो ये माना जाता है कि सृष्टि के प्रलय के बाद भी इस अक्षयवट की महत्ता और विशिष्टता और आविर्भाव और स्थापना बनी रहेगी, क्योंकि स्पष्ट तरीके से भगवान विष्णु यहाँ पर बाल मुकुंद के रूप में होते हैं। जिन पंचवटों की बात करते हैं, अब वटों की बात करें तो वट हमारे ऋषियों मनीषियों के ध्यान, तपश्चर्या के केंद्र रहे हैं। बोध गया का जो वट है, वहां पर अगर बोधिसत्व को, गौतम को बोधिसत्व का स्वरूप प्राप्त होता है, तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रयागराज के अक्षयवट के नीचे तपस्या की। भगवान श्री राम और भरद्वाज ऋषि का जो मिलन हुआ, जो संवाद हुआ, इसी अक्षयवट के नीचे हुआ। रात्रि विश्राम भी भगवान श्री राम ने किया। तो जो हमारे सनातन संस्कृति के आदि स्तंभ हैं, उनका किस तरीके से इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काल में नया कलेवर दिया जा रहा है, नया स्वरूप दिया जा रहा है, किस तरीके से विरासत को विकास के साथ समाहित करके पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि एक विश्व बंधु के रूप में, विश्व मित्र के रूप में, सनातन शाश्वत संस्कृति के संवाहक के रूप में आज भारत पूरी दुनिया को शांति, सुख और कामना की, समृद्धि की कामना करते हुए इस महाकुंभ के आयोजन को कर रहा है। और ये महाकुंभ निश्चित तौर से भले ही 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन आज एक महीना पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को एक नई गति प्रदान की है, यहाँ पर अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण करके, विश्वार्पण करके। ऋतु अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हनुमान मंदिर कॉरिडोर में हैं और हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन के बाद प्रधानमंत्री सरस्वती कूप की कॉरिडोर के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अजय, प्रयागराज के हनुमान मंदिर का महत्व बहुत है। ये शायद देश दुनिया के हनुमान मंदिरों में ये एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। और मान्यताएं, या फिर यूं कहें जो सच होता, हर साल सभी श्रद्धालु और देश देखता है, हर साल गंगा जी कराती हैं स्नान हनुमान जी को यहाँ पर, और गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यहाँ पे इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो इतना महत्व है इस स्थान का। अगर हम तुलना करें अजय, क्योंकि आप और अश्विनी दोनों ही प्रयागराज निवासी हैं, लंबे समय तक रहे हैं, किस तरह से बदला हुआ हनुमान मंदिर का परिसर, ये कॉरिडोर दिखाई देता है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए? क्या कुछ बदला हुआ मिलेगा उन्हें अब? ऋतु जी, चूंकि इस भगवान हनुमान जी के जो स्वरूप है उसके बारे में चर्चा की, तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं कि इसकी मान्यता क्यों इतनी ज्यादा है पूरे विश्व में। जैसा कि आपने बताया कि लेटे हुए हनुमान जी का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर ही है, और इनको बड़े हनुमान जी कहा जाता है। इसकी कथा इस तरह से है कि जब वनवास समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और संपूर्ण वानर सेना के साथ जब आ रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग स्थान जो था, भगवान राम ने माँ सीता को दिखाया कि देखिए यहाँ पर ये किष्किंधा पहाड़ है जहाँ पर आपने हमारी सुग्रीव से मित्रता हुई थी। ये देखिए यहाँ पर हम लोग रुके थे, चित्रकूट का उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद अपने विमान को नीचे उतारा, अक्षयवट की पूजा माँ सीता ने, और उसके बाद हनुमान जी भी थे। फिर भगवान श्री राम ने कहा कि भरत भैया, चूंकि अंतिम दिन है वनवास का, तो भरत भैया नंदीग्राम अयोध्या के पास जो है वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको संदेश देने का कार्य किया जाए, क्योंकि वो बड़े ही विह्वल होंगे। और उन्होंने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष में एक दिन भी की देरी करते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हनुमान जी को हमेशा की तरह संकट मोचन है, तो उनको याद किया गया कि आप ये संदेश लेकर के जाइए। एक संदेशवाहक के रूप में भगवान श्री हनुमान भरत जी के पास पहुंचे नंदीग्राम में, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। इतना सुनते ही भरत बिल्कुल मूर्छित होने लगे। अचानक हनुमान जी को याद आया कि ये संदेश देने में मुझसे त्रुटि हुई है, चूक हुई है। उन्होंने तुरंत उस संदेश को बदला, और ये सब हमारे संवाददाताओं के लिए एक
एक बहुत बड़ी सीख है कि पूरी की पूरी जो खबर है वो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वापस आ रहे हैं, तब भारत उनको जाकर के गले लगाते हैं, और आज वो छवि ग्राम में दिखाई दी। संवाददाता हनुमान जी ने दी और उसके बाद भरत जी ने श्री राम के साथ आ रहे थे, तो जब वो वापस आए और भगवान श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में थे, तो चूंकि उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी थी तो उन्होंने कहा मुझे भारद्वाज मुनि के आश्रम में नहीं, मुझे पहले उतरना चाहिए। तो ये वही स्थान है। जी, हम अपने दर्शकों को भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान मंदिर कॉरिडोर पहुंच गए। जी अजय पूरी करें आप अपनी बात। तो मैं ये कह रहा था कि जब हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति पहले लेटी हुई नहीं थी ऋतु जी, ये पहले बिल्कुल मूर्तिमान था, जैसे आप हनुमान को हम देखते हैं लैंड हुए थे। लेकिन बाद में जब आक्रांताओं ने, जिस तरह से अश्विनी ने बताया कि आक्रांताओं ने जब किला बनाना चाहा और किले की दीवार में जब ये उसकी सिधाई में पड़ रहा था, तो उन्होंने इस मूर्ति को हटाना चाहा। उस प्रक्रिया बाद जैसे जैसे खुदाई की भी आप किला देखेंगे तो किले की दीवार सीधी नहीं है, उसको टेढ़ा करके जाना पड़ा। तो ये भगवान भक्तों के बीच में अपनी महत्ता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर लेटे, और फिर बाद में ये सब प्रचलन होने लगा कि यहाँ पर तो भगवान श्री हनुमान भी आकर के आराम करने लगते हैं, इसलिए ये दिव्य धरा है। लेकिन ये वास्तविकता ये है कि हनुमान जी जहाँ भगवान शिव के वो रूप है, जहाँ अक्षयवट है, जहाँ पर वेणी प्रोफेसर रामराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी इम्पोर्टेंट जी प्रोफेसर साहब, किस तरह से आपको लगता है कि हनुमान मंदिर कॉरिडोर की स्थापना, सरस्वती कूप कॉरिडोर की स्थापना, ये श्रद्धालुओं के लिए शायद ये बहुत महत्व कॉरिडोर इन द सेंस कि कंक्रीट के मामले में नहीं रखता होगा, लेकिन जब देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचता है, देश में अगर इन स्थानों को एक बदले हुए रूप में देखता है तो किस तरह की अनुभूति होगी? क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो देश और दुनिया से तकरीबन इस समय जो अनुमानित संख्या कही जा रही है वो 40-45 करोड़ लोग दर्शन करने पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो उस स्थान की व्यवस्था अगर सही होती है तो प्रथम दृष्टया उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और वह जिस कार्य के लिए वहाँ पर पहुँचता है उस कार्य में उसका मन लगता है, और वह मन लगा करके अपने किसी भी कार्य का संपादन करता है। तो जो ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, यह वस्तुतः सभी तीर्थयात्रियों के लिए या सभी भक्तों के लिए मार्ग सुगम करने की पद्धति का यहाँ विकास हुआ है। क्योंकि जब हम कोई अर्चन, पूजन या वंदन करने के लिए या पुण्य कार्य करने के लिए उपस्थित होते हैं तो हमारा ध्यान उस पुण्य कार्य पर होता है। इसलिए उस पुण्य कार्य को हम श्रद्धापूर्वक संपन्न कर सकें, इसमें जो प्रथम व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। तो वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार का यह जो कार्य है और इसकी सोच, क्योंकि ये पौराणिक मान्यता है कि हमारे यहाँ तीर्थों से ही समस्त विकास होते थे। लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो संस्कृति है उसमें धर्म, अर्थ, काम तक जाकर के आगे फिर अपनी अवस्था में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करते थे, और केवल मोक्ष के लिए नहीं बल्कि समस्त प्रक्रियाओं को पाने के लिए, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो काम हो, सब में धर्म का योगदान है। क्योंकि धर्म इंटू अर्थ प्लस धर्म इंटू काम बराबर मोक्ष के होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुण्य करता है, और पुण्य से ही विकास होता है, धर्म से ही विकास होता है। तो हनुमान जी महाराज का जो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, या हनुमान जी महाराज की जो यहाँ आकृति है, लेटे हुए हनुमान जी महाराज, बड़े हनुमान जी महाराज जैसा कहा गया है या जैसा हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, और भगवान जब शुरू करते हैं अपने वनवास का कार्यक्रम
तो भी भरद्वाज मुनि के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यह एक ऐसा स्थल है जो वैचारिक क्रांति का स्थल है, व्यक्ति के विचार, बुद्धि, उसके विकास का यह द्योतक स्थल है। और इस स्थल की जितनी भी सज्जता हो, जितना भी इसको सजाया जाए, संवारा जाए, वह निश्चित रूप से समस्त लोगों के कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, ललित मिश्र जी, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान जितने भी अपने विदेश दौरे कर रहे हैं, वहाँ वो NRI जो डायस्पोरा जो है भारतीय, उनसे ये कह रहे हैं कि जब आप जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में अपने साथ अपने उस देश के लोगों को, अपने दोस्तों को लेकर भारत पहुंचे महाकुंभ के दौरान, और महाकुंभ के दौरान उन्होंने सिर्फ प्रयागराज तक सीमित रहने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जाके देखें, विश्वनाथ कॉरिडोर को देखें, आप महाकाल जाएं, आप अयोध्या पहुंचे। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान दुनिया से कर रहे हैं कि भारत में एक बड़े बदलाव को आप देखें, ये सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का एक जो बड़ा बदलाव भारत में पिछले 10 साल में मुख्य रूप से शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर की है और बड़ा बदलाव दिखता है। महाकुंभ क्या कुछ बड़े संदेश अपने में समेटे हुए आपको लगता है विश्व को देते हुए? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं सत्ता पे, तब से भारत में एक सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है। और हम देखते हैं कि क्रमशः भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और महत्व का लगातार विकास होता रहा है और भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, बल्कि भारत के कल्चरल एम्बेसडर, हमारी पुरातन संस्कृति के एक राजदूत के रूप में भी, वैश्विक राजदूत के रूप में भी तमाम सारे देशों में जहाँ जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह जो है अपनी संस्कृति की बातों को रखते हैं। पिछले वर्ष जब वो पेरिस गए थे, तो पेरिस में उन्होंने वो बात कही जो किसी इंडोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को कहनी चाहिए। तो यूरोप में के कुल मुख्य 4 देश रहे हैं और इन सभी चारों देशों ने भारत की महिमा की गाथा गाई है। और इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में, जहां वोल्टेयर सबसे पहले भारत की महिमा लिखने वाले थे, वोल्टेयर फ्रांस में। उसके पश्चात जो है भारत में विलियम जोन्स आए इंग्लैंड से, अंग्रेज, और उन्होंने हमारी गंगा माता, गंगा नदी की महिमा में एक कविता लिखी है, हिम टू गंगा। और उसके बाद उन्होंने ललित जी, आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी के पूजा अर्चन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, चाहेंगे आप कुछ जोड़ें? देखिए, भगवान हनुमान जी की जो यहाँ ये आराधना चल रही है, इनके इतिहास के विषय में जैसा अभी बताया गया, लेकिन यह एक ऐसा संजोग है, यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर को सभी लोगों को प्राप्त जरूर करना चाहिए, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देखिए, हनुमान जी भक्तराज हैं और भक्ति की प्राप्ति यहाँ पर करनी है। भक्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ लोग इकट्ठा होंगे कुंभ में, और कोई भी किसी भी देश का निवासी यहाँ क्यों आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने इस प्रकार का एक समय उपस्थित किया है, एक अवसर उपस्थित किया है कि यहाँ पुण्य का स्थान है, और यह जो पुण्य का स्थान है, इस स्थान पर आने पर एक वैचारिक क्रांति हो सकती है, एक बौद्धिक विकास हो सकता है। आप उसको देखिए कि क्या माता गंगा, यमुना और अक्षयवट के बीच में इन देवताओं का जो निवास स्थान है, या जो ये सरस्वती कूप है, जो सरस्वती का मतलब सीधे ज्ञान, और हनुमान जी यहाँ पर क्या है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, वहाँ पर लिखते हैं कि हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। तो ज्ञान का यहाँ सीधा संबंध है। बौद्धिक विकास, किस प्रकार से हमारा चिंतन, क्योंकि हम विश्वगुरु रहे हैं, वह विश्वगुरु किस प्रकार रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक विकास उस प्रकार का रहा। तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास कैसे हो, हनुमान जी महाराज जो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, उनकी
जो कृपा दृष्टि है वह कैसे हम सभी लोगों पर प्राप्त हो, इसके लिए हनुमान जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और हनुमान जी क्या, जो यह पूजन अर्चन का जो दृश्य है, यह षोडशोपचार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। आवाहनासने पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात्। भारतीय संस्कृति में भगवान के पूजन की कई विधाएं बतलाई गई हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, शतोपचार है, षष्ठी उपचार है। उसमें षोडशोपचार की जो बात कही गई है उसको बहुत बल दिया गया है। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी षोडशोपचार से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ पूजन कर रहे हैं और उनके चरणों पर समस्त सामग्रियों का निवेदन कर रहे हैं कि समस्त लोगों का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, हम चाहेंगे आप अपने शब्दों के साथ इन दृश्यों को जोड़ें। और से अगर देखें तो महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान, आंजनेय हनुमान, भगवान हनुमान, ये ऐसी शक्ति के प्रतीक है जो भगवान श्री राम की सेवा करते हुए भगवान श्री राम के महायज्ञ में, जबकि वो रावण जैसे असुर का संहार कर रहे थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे, उसमें महती योगदान देते हुए भगवान हनुमान जो कि लक्ष्मण के मूर्छा होने पर संजीवनी लाते हुए, भगवान हनुमान जिनको तुम प्रिय भरत ही सम भाई, जिनको भारत के समान प्रिय भाई का विशेषण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया, उन्हीं की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन भगवान बड़े हनुमान, जो प्रयागराज के बड़े हनुमान या लेटे हनुमान जी जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनके एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में भगवान राम और लक्ष्मण है और पैरों के नीचे अहिरावण दबा हुआ है और कामदी स्वरूप में राक्षसी दबी हुई है। यह अद्भुत स्वरूप जो है वो भगवान का यहीं पर है, केवल प्रयागराज में ही है। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित किले से सन्निकट ये मंदिर है और अगाध श्रद्धा का केंद्र है। निश्चित तौर से भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है पवन पुत्र के रूप में, महाबली के रूप में, महान ज्ञानवान के रूप में, हर रूप में जिस तरीके से पूजा की जाती है, तो भगवान खुद प्रतीक है हनुमान जी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस प्रयागराज को हमने पढ़ा है, जिया है, यहाँ रहे हैं हम लोग, अगाध श्रद्धा है लेटे हुए हनुमान जी के प्रति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयाग में कभी प्रवास किया हो और वो यहाँ पर ना आया हो। मनोरथ को पूर्ण करने का यह स्थान माना जाता है, सकल मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होते हैं और सभी ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवल कृषादम ज्ञान नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस रूप में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जाती है, तो शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, भक्ति के रूप में, अतुलनीय स्वरूप में अगर कोई प्रतिमा किसी के सामने आती है तो वो भगवान हनुमान की आती है। और वो भगवान हनुमान जो कि धर्म स्थापना में भगवान श्री राम के साथ वो हमेशा के साथ एक दूत के रूप में रहे और अजर हैं, अमर हैं। जो अश्वत्थामा कृपाचार्य भगवान हनुमान जो सप्त चिरंजीवी कहे गए हैं, उनमें भगवान हनुमान भी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर से, और प्रतीकों में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने जब लंका दिग्विजय का मन बनाया तो उन्होंने कोई सेना नहीं तैयार की। अवधपति होते हुए उन्होंने, वो चाहते तो भारत समेत पूरी सेना से लंका पर आरूढ़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर वानर जो वनवासी थे उनको संगठित करते हुए, जो वनों में रहने वाले लोग थे उनको संगठित करते हुए जो सेना बनाई, नर सेना की तो आवश्यकता ही नहीं, जो अन्य सेनाएं थी उनसे ही उन्होंने उस असुर का नाश किया। और सबसे बड़ी बात, अभी जो पूजा का स्वरूप आप देख रहे हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रृंगवेरपुर, जो कि यहीं से प्रधानमंत्री जब भगवान श्री राम जब जा रहे थे, वनगमन कर रहे थे, तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुरु को उन्होंने गले लगाया था। निषाद राज की भव्य प्रतिमा का भी आज लोकार्पण होगा। किस तरीके से एक सामाजिक संस्कृति के रूप में सनातन संस्कृति थी, जिसमें न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था, न कोई विभेद था, कोई वर्ण भेद भी नहीं था, कोई जाति व्यवस्था भी नहीं थी। एक सभी को समान अवसर, समान
स्थिति, समान सम्मान, समादर प्राप्त था, वो स्थितियां कहीं ना कहीं जो समाज से धीरे धीरे लुप्त होती चली गई हैं। एक नई स्थिति जो समाज में वर्ण व्यवस्था की आई, जाति व्यवस्था की आई और वो अन्य स्थितियां आई, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, समाज को, देश को सोचने के लिए आबद्ध करता है कि किस तरीके से शाश्वत समरस मूल्यों का पुनर्स्थापना हो रहा है इस वर्तमान राजनीतिक युग में। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अश्विनी, वहाँ पूजा अर्चना में मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वो दर्शक भी सुने। हम आपसे फिर बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर्वात्मकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे दीर्घमायुः मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव आयुष्यवान् भव ऐश्वर्यवान् भव। बोले श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। और हमारे साथ ललित जी भी बने हुए हैं, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, भारत में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ये किस तरह का संदेश विश्व में देता है? भारत में जिस सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है वो विश्व को विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु और विश्व मित्र यही संदेश देता है। और ये हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही ऐसा करती रही है। मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस गए तो उन्होंने वोल्टेयर और रोमा रोला का जिक्र किया, जिन्होंने भारत की महिमा के गीत गाए। इसी प्रकार जर्मनी में जब गए तब वहां पर उन्होंने गोइथे का जिक्र किया। गोइथे वो यूरोपीय स्कॉलर है जिसने सबसे पहले महादेव, हमारे भगवान शिव महादेव की प्रशंसा में कविताएं लिखी। और उसके पश्चात जब हम आते हैं, ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम। तो जो यमुना है, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेले थे, तो भगवान कृष्ण की महिमा में ही गोइथे ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे। तो जब हमारी तलवार, हमारी राजनैतिक शक्ति का ह्रास हो रहा था भारत में, उस समय भी भारतीय संस्कृति यूरोप में अपना परचम, अपनी विशेषता, अपना महत्व स्थापित कर रही थी। और गोइथे ने नहीं कहा सबसे पहले यूरोप में कि भारत में वास्तव में वर्ल्ड लिटरेचर, वैश्विक संस्कृति और साहित्य का निर्माण हुआ है। ये सारी बातें कही गई हैं 1800 के पहले, 1785 से लेकर 1799 के बीच में। तो भारतीय संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है और विश्व को एक दिशा देती है। यूरोप के नवनिर्माण में, यूरोप के नवजागरण में भारतीय संस्कृति का अद्भुत योगदान रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह इस बात को कहते रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा। और इस श्रद्धा को अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ के रूप में विश्व के सामने भारत रखने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश है कि यदि कोई व्यक्ति आया, कोई छोटा बच्चा है या वृद्ध है, यदि खो जाते हैं तो लाखों की भीड़ में उसके चेहरे को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहचान कर खोज निकाला जाएगा। इस अपनी अद्भुत तकनीकी क्षमता का भारत वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने वाला है। इसके पहले भी कुंभ में हार्वर्ड की टीम और दूसरे अन्य विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों की टीम आकर अध्ययन करती रही है। तो ये हमारा जो कुंभ है, शुरू से ही, जब से इसका इतिहास मिलता है, तब से ये ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल भारत का रहा है। इसका जो प्रथम विवरण है, कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने किया, जब उसने 75 दिनों के तक चलने वाले एक उत्सव का वर्णन किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग आए और चाइनीज ट्रेवलर, और उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। और फिर 16वीं शताब्दी में इटली एक बहुत महत्वपूर्ण देश है यूरोप का, इटालियन ट्रेवलर मनुची भारत आया, उसने कुंभ का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा पर्शियन जो लेखक आए, ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कुंभ का वर्णन किया है। ये शुरू से ही भारत के वैश्विक वैभव का एक प्रतीक रहा है। और हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेते हुए अब अपनी सांस्कृतिक जो नवजागरण है, जिसमें अद्भुत विचार है, मानवता के हित के जो विचार है, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं। और अब इसके साथ ही जो भारत का अभ्युदय है, उस अभ्युदय को हम आने वाले समय में विश्व में स्थापित करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। अब उस प्रयास में आवश्यक है
कि हमारे विद्वान, हमारे विद्यार्थी सब शामिल, तब ये जो भारत है अपने उस प्राचीन पूरा वैभव को नवोत्कर्ष को नव स्वरूप में विश्व के सामने स्थापित कर सकेगा। या मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो साधु सन्यासी हैं, जो नागा हैं, उन्होंने भी अद्भुत योगदान दिया है कुंभ में। और एक सन्यासी थे मधुसूदन सरस्वती, अकबर के समय में जब लगा कि हमारे सनातन धर्म पर संकट आया है, तो उन्होंने साधुओं का आह्वान किया कि वो जो है हथियार उठाएं। और उसके पश्चात जो हमारे नागा हैं, दशनामी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, इन लोगों ने हथियार उठाया और 1750 में इलाहाबाद के कुंभ पर आक्रमण किया। एक बंगास करके एक अफगान पठान था, उसने यहाँ हमला किया। तो राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में हमारे नागाओं ने मार मार कर उसे यहाँ से भगा दिया। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मथुरा पर आक्रमण किया 1757 में, तो भी इन नागाओं ने अपनी तलवार से मारकर उस अब्दाली की सेना को मारकर पराजित करके भगा दिया, जिसे मराठे भी पराजित नहीं कर सके थे। तो ये अद्भुत शौर्य है। यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा तो है, और अध्यात्म की ऊर्जा के साथ साथ जो अब हमारी वीरता का शौर्य है, वो भी एक साथ इस त्रिवेणी गंगा में प्रवाहित होता है। इसलिए इसका अनुपम महत्व है। और प्रयाग तो तीर्थ राज है। यहीं पर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि भगवान राम अयोध्या जाने से पहले भारद्वाज आश्रम में पदार्पण किए थे, क्योंकि भारद्वाज ही वो ऋषि हैं जिन्होंने बताया था कि भगवान राम दैवत्व का प्रतिनिधि करते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। सबसे पहले इस बात को मुखर रूप से कहने वाले भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने भरत से ये बात कही थी। तो ये अद्भुत है। और जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक और बात, कि ये जो कुंभ है ये विश्व का पहला एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल है जो बृहस्पति और सूर्य की अपनी एक परिस्थिति में, एक खगोलीय परिस्थिति में मनाया जाता है। विश्व में ऐसा कोई उत्सव नहीं है जहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह और सूर्य की एक समानांतर परिस्थिति के आधार पर, खगोलीय स्थिति के आधार पर कोई एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल किया जाता हो। ये अकेला है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कुंभ। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ है। तो समस्त विश्व को भारत की सांस्कृतिक प्रभा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत दिव्य अवसर सामने आया है। और एक बड़ी शिकायत रही है प्रयाग के लोगों को कि यहाँ पर लगातार कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं, किंतु यहाँ का विकास कम रहता है। किंतु इस बार हमारे मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर स्थायी निर्माणों की श्रृंखला की शुरुआत की है, तो जिससे प्रयागराज का अद्भुत विकास होगा। जो इस निर्माण कार्य किए गए हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। तो एक नई डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ढांचागत विकास में भी प्रयाग अपने नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और ये अतुलनीय है। इसके पहले जब पिछले 10 वर्षों के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 2013 के कुंभ में यहाँ भगदड़ हुई और उसके कई लोग मारे गए। इसके पहले 1906 में सैनिटेशन ना होने की वजह से यहाँ कॉलरा फैला और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। वो सब परिस्थितियां दूर हो गई हैं। आज हमारा पूरा वैभव प्रखर रूप में सामने आ रहा। जी, तो ललित जी, जिस तरह से आपने जिक्र अतीत का भी किया और इस बदले हुए एक तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत हो या फिर आध्यात्मिक महत्व के वो तमाम स्थल हों जिनके विकास पर सबसे ज़्यादा एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है, और वो मांग वक्त की कहें या फिर देश की एक बड़ी आबादी की हो कि किस तरह से आध्यात्मिक स्थलों को, सांस्कृतिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों का एक बदलने की ज़रूरत है वक्त के साथ। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अब एक बदला हुआ प्रयागराज ही नहीं, एक बदला हुआ भारत, आध्यात्मिक पर्यटन को भी इसके साथ एक बड़ा महत्व दिया जा रहा है। देश दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारत ने अपने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ महाकुंभ का आयोजन भारत के दर्शन और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी दर्शाता है। निश्चित रूप से जो यह कार्य है और ये कुंभ की जो बात चल रही है, तो कुंभ का वर्णन वेदों में भी मिलता है। अथर्ववेद भी इसमें कुछ पंक्ति उद्धृत करता है
और देवदानव संवादे मध्यमाने महोदय, ये कितनी पुरानी परंपरा है। आप इसको देखिए कि ये सृष्टि के साथ ही इसका आविर्भाव हुआ और कितनी पुरानी परंपरा है, जिसका काल भी भारतीय सनातन धर्म के हिसाब से उसका काल भी सही निर्धारित नहीं हो पाता है। इतनी पुरानी परंपरा है। और इस परंपरा में वहाँ कहते हैं कि जहाँ पर दैवीय शक्ति और दानवीय शक्ति, दोनों शक्तियों ने मिलकर के ये मंथन किया है, अर्थात यह दोनों के, यह सबके लिए कल्याणकारक है। जैसा मैंने कहा कि यह जो स्थल है, जब कुंभ, अमृत कुंभ निकला, तो उस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों में छीना झपटी होने लगी। तो भगवान ने बृहस्पति को यह कार्य सौंपा। जैसी अभी चर्चा ललित भाई कह रहे थे, तो बृहस्पति वहां पर देवगुरु हैं और उनके नेतृत्व में इंद्र का पुत्र जयंत उस घड़े को उठाता है और उस घड़े के पीछे लोग छीनने के लिए दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह जयंत 4 जगह पर उस घड़े को रखता है और जहां पर रखता है वहां कुछ न कुछ अमृत कण गिर जाता है, जिससे वह भूमि एक विशिष्ट गंध से आप्लावित हो जाती है। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों में कुंभ की व्यवस्था शास्त्रों में बतलाई गई है। तो विशिष्ट प्रकार का जब समय उपस्थित होता है, बृहस्पति जब वृष राशि पर आते हैं और सूर्य जब मकर पर होते हैं, तो ऐसे संयोग में, जो एस्ट्रोनॉमी संयोग की बात कही गई, ऐसे योग में यह अवसर उपस्थित होता है जी। और जब ऐसा अवसर उपस्थित होता है तो हमारा जो ब्रह्मांडीय या खगोलीय या जो भी व्यवस्था कह लीजिए, उनका एक ग्रहों का प्रभाव और साथ ही जो स्थिति बनती है भूलोक में भूमि का प्रभाव और साथ ही जो पर्यावरणीय प्रभाव है, ये सभी मिल करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें व्यक्ति का विकास निश्चित रूप से होता है। और वहाँ तो कहा कि हंति कल्प कृतम